हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो पृष्ठभूमि को लेकर बात करें, ग्रामीण क्षेत्र का योगदान बेहद ज्यादा है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास कितना हुआ है। अनिरुद्ध सिंह जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ आपका मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ। युवा नेता आप हैं और गांव के पृष्ठभूमि को अगर युवा सोच मिल जाए तो वाकई कमाल हो जाता है, और इसी कमाल की उम्मीद आने वाले 5 सालों में हम आपसे रखते हैं। वैसे तो अभी सरकार का हनीमून पीरियड इस समय चल रहा है, 100 दिन का वक्त अभी बीता है। 100 दिन के वक्त में आपने एक छाप छोड़ दी है किस तरीके से कांग्रेस की सरकार आने वाले 5 सालों में काम करेगी। तो चलिए, सबसे पहला जो सवाल है मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ग्रामीण क्षेत्र जो है या गांव जो है, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आपका क्या रोड मैप है? नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका जवाब ये देता हूँ। हनीमून पीरियड की आपने बात करी, पहले दिन से, न केवल पहले दिन से, जिस टाइम माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने सीएम का पदभार संभाला, शाम को जब उनकी अनाउंसमेंट हुई थी, तब से लेकर नॉन स्टॉप वो, मैं समझता हूँ वो उनके मंत्रीगण, उनके एमएलएज डे एंड नाइट जो है सुबह 7 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक काम कर रहे हैं। और वर्किंग जो है 100 दिन की, क्योंकि आज बात करी जाएगी, जैसे कि आपने मुझे ब्रीफ किया था, मैं समझता हूँ कि इन 100 दिनों में बहुत महत्वपूर्ण डिसीजंस हुए हैं। सबसे पहले सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को भंग किया गया। वो आसान जिसको बोलते हैं एक डिसीजन नहीं था, बहुत उंगलियां उठनी थी। और रिकॉर्ड टाइम में मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं माननीय मुख्यमंत्री के साथ उस टाइम दिल्ली में था और उन्हें जो हज़ारों बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, उनको एक फ़ोन आया और ये बताया गया कि पेपर डीलिंग हो रही है कहीं। तो उन्होंने फ़ोन पे ही डायरेक्ट मैसेज किया कि आप जो वो डील कर रहे हैं आप उस डील में भाग लीजिए, क्योंकि उनको पकड़ना है। और उसी के द्वारा, क्योंकि पुलिस भी बाद में, आपको पता है, वो लोग भी जो है बाद में जो है पहुंची, लोगों ने पहले उनको कमरे में बंद किया। मैं समझता हूँ ये मुख्यमंत्री के पहली वर्किंग बोल सकते हैं वो थी, क्योंकि हजारों बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा था। 5-5, 6 पेपर जो है, 6-7 पेपर जो है वो लीक हो गए थे और बच्चों का भविष्य जो है अंधकार की ओर धकेला जा रहा था। ग्रामीण विभाग की ओर मैं आऊँगा। मैं 2 बारी जिला परिषद रहा हूँ, चेयरमैन जिला परिषद रहा हूँ, तीसरी बारी लोगों के आशीर्वाद से जो है एमएलए बना हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा मुझे समझने में देरी नहीं लगी विभाग के बारे में या इसके एक्ट्स और रूल्स के बारे में समझने में। जिम्मेवारी बड़ी है, महकमा बड़ा है। करीबन मैं समझता हूँ कि 2800, इट वेरीज ईयर टू ईयर, 2800 से 3000 करोड़ रुपए का बजट है हमारा। और ग्रामीण विभाग में जो है रूरल डेवलपमेंट तो एक पेरेंट बॉडी बोल सकते हैं, उसकी एग्जीक्यूटिंग बॉडी जो है वो पंचायती राज विभाग है, एग्जीक्यूशन। 12 सब विभाग जिसको बोलते हैं, 12 स्कीम्स या उसकी इसके अंडर आती हैं। चाहे वो मनरेगा की हम बात करें, इस साल 1100 करोड़ रुपए का हमारे पास उसका बजट था, चाहे वो हम लाइवलीहुड मिशन की हम बात करें, तो बहुत लंबा चौड़ा विभाग है। और इसको आज स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, पंचायती राज विभाग को। माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी के सपना था कि 3 टायर सिस्टम जो है उसको सुदृढ़ करा जाए, उसको एम्पावर किया जाए। तो हमने आते ही जो है मीटिंग्स ली है और हम चाहते हैं 3 टायर सिस्टम को एक एम्पावर करने के लिए हमारे को कदम बढ़ाना चाहिए। क्योंकि कोई पंचायती राज में प्रधान बन जाता है, कोई बीडीसी बनते हैं, जिला परिषद बन जाते हैं, पर एक कहीं ना कहीं आके वो अपने को असहाय महसूस करते हैं। इसको सुदृढ़ करने के ऊपर हम कदम बढ़ा रहे हैं। पंचायतों को डिजिटलाइजेशन करने की हम पहल कर रहे हैं। उसके लिए ऑलरेडी हमारा उसके ऊपर काम, सॉफ्टवेयर के ऊपर हमारा जारी है। अब डिजिटलाइजेशन केवल मात्र कंप्यूटर लगाना या प्रिंटर लगाना नहीं है। लोगों को बहुत परेशानी होती है, गांव का परिवेश होता है। एक पंचायत सेक्रेटरी भी जो है, क्योंकि पंचायत सेक्रेटरी जो होता है उसके हाथों से ही सब कुछ आता है। प्रधान भी, ग्राम पंचायत के प्रधान भी इतने एम्पावर्ड नहीं होते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं होते हैं। पंचायत सेक्रेटरी जो है गवर्नमेंट का मुलाजिम होता है, उसकी जिम्मेवारी है। पर कोई डेथ सर्टिफिकेट लेना हो, कोई रजिस्ट्रेशन, बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ का इंटर कराना हो, परिवार रजिस्टर का हो,
उसके लिए उनको छोटी छोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोई मनरेगा वर्क्स है, अभी माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पे पूरे प्रदेश में हमने रिकॉर्ड टाइम में रूरल डेवलपमेंट ने कोई 22 दिन के अंदर, ये फाइल के ऊपर है क्योंकि फाइल के ऊपर ही अप्रूवल आई थी, मैं आपको बताना चाहूँगा, रिकॉर्ड टाइम के अंदर पूरे हिमाचल प्रदेश में कितना पशुधन किस परिवार के पास है, वो हम लोगों ने उसका डाटा कलेक्ट किया है और उसको डिजिटलाइज किया है। डिजिटलाइजेशन हम जो बोल रहे हैं, हम लोग परिवार रजिस्टर को डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं, हम डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट को डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं। कोई किसी परिवार ने मनरेगा में काम किया है, उसको हम डिजिटलाइज करने जा रहे हैं। कितने उसके अंदर वो IRDP में है, BPL में है, वो उसमें डाला जाएगा। उसको कभी कोई सरकारी स्कीम, घर मिला है, नहीं मिला है, मनरेगा में उसका क्या काम, उन लोगों उनके परिवार ने क्या काम किया है, ये सब चीज़ें जो है, या उसके नाली बनी है, उसके रास्ते बने हैं, तो ये सब कुछ जो है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर परिवार के पास आना चाहिए। और यही नहीं, साथ में हम दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी इसमें हम लोग जोड़ना चाह रहे हैं, जैसे कि पशुपालन विभाग हो, क्योंकि कितना पशुधन है वही देखते हैं। कोई अगर कोई नेचुरल क्लाइमेटी आ जाती है तो लोग उसमें उनको कितना क्लेम मिला है, हम चाह रहे हैं कि वो उसी के ऊपर कंप्लेंट लिखें और वो SDM को वहाँ से जाए। तो ये सब कुछ जो है हमारी सोच है, और मैं समझता हूँ कि जल्दी हम आपके सामने आप लोगों को इनवाइट करके जो है उसको हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। दूसरा डिपार्टमेंट की, क्योंकि लंबा चौड़ा डिपार्टमेंट है तो बात भी लंबी चौड़ी जी बिल्कुल होगी। दूसरा जो हमारे कर्मचारी वर्ग है, हमारे 2-3, हमारे जिला परिषद का काडर अलग है, रूरल डेवलपमेंट का काडर हमारा अलग है, उनकी मर्ज होने की डिमांड बहुत समय से है, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत साल हो गए हैं इसको, करीबन 10 साल से जो है, 12 साल से इसकी डिमांड उठती आ रही है, तो हम लोग इसको जो है मर्ज करना चाह रहे हैं। तीसरा जो हमारे कर्मचारी वर्ग है, आपने देखा होगा और डिपार्टमेंट्स में भी अभी IAS की ACRs जो होती हैं वो डिजिटलाइज है, ऑनलाइन ACRs हैं, पर किसी भी सरकारी विभाग में, गवर्नमेंट के बोल रहा हूँ आपको मैं, अभी तक ACRs जो हैं वो ऑनलाइन नहीं है। जो उच्च अधिकारीगण हैं वो लोग रिटायर हो जाते हैं, कुछ की डेथ हो जाती है, और 4-4, 5-5 साल के बाद उनकी ACRs जो है लिखी जाती हैं। कर्मचारी जो वर्ग है वो अपने सीनियर ऑफिसर्स के पास 2 साल 5 साल बाद जाते हैं और उनके हाथ पैर जोड़ते हैं कि हमारी ACR लिख दो, जबकि उनके उच्च अधिकारी की जिम्मेवारी है कि हर साल जो है इनकी ACR लिखी जानी चाहिए। हम लोग इसको जो है पहला डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश में होगा जो हम लोग इसको ऑनलाइन करेंगे, जवाबदेही तय करेंगे, उच्च अधिकारी की जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो हम इसकी ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हमारे पास पूरा ड्राफ्ट जो है आजकल उसका जो है ट्रायल चल रहा है जी। तो ये हम इसी सोच के साथ यानी कि कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्र को वाकई एक युवा सोच मिली है, तो इसका फायदा डिजिटलाइजेशन के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर मिलेगा, ये कहना गलत नहीं होगा। सर, सुमदो के बारे में आप जानते हैं, सुमदो में एक गांव है, सुमदो के क्षेत्रफल में 8 से 7 किलोमीटर के अंदर, वहां के जवाहर नवोदय विद्यालय में, जो कि देश का सबसे ऊंचा जवाहर नवोदय विद्यालय है, 11,000 समुद्र तल से ऊंचाई पर वो स्थित है, वहां पर पहली बार दूरभाष लगा अभी पिछले कुछ दिनों में। तो ऐसे क्षेत्रों में डिजिटलाइजेशन को वहां तक पहुंचाना जहां पर भौगोलिक स्थितियां बेहद इस समय कठिन बनी हुई है, क्या आप इसे एक चुनौती के तौर पर देखते हैं? देखिए, देश का मैं समझता हूँ, हिमाचल प्रदेश में पहले बिजली की बात करूंगा। माननीय वीरभद्र सिंह जी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे और मैंने क्वेश्चन लगाया था कि कितने हिमाचल प्रदेश में गांव हैं जिसमें बिजली नहीं है अभी तक पहुंची, और हमारे को बिल्कुल वेरीफाई भी हमने किया, केवल एक गांव था जिसमें बिजली नहीं थी, केवल एक गांव, वो भी मेन गांव नहीं था। आप दोगरी समझते हैं? दोगरी इज अ सेकेंड हाउस। सो वो दोगरी में था जहाँ उनका केवल मात्र पशु जो हैं वो चराने जाते थे, और वहाँ पे उनका एक आउट हाउस समझ लीजिए, वहाँ जाते थे। तो वो पहुँचाए। बिजली हर जगह है। जो फ़ोन की बात कर रहे हैं, टावर की आप बात कर रहे हैं, आज की डेट में बहुत ऐसे कम क्षेत्र हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं है। हमारा हर हेडक्वार्टर जो है नेटवर्क से जुड़ा हुआ है।
हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उसके नेटवर्क की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो। अभी इसी विधानसभा के अंदर मैं बोलना चाहूँगा, हमारे को क्वेश्चन आया था एक, माननीय हमारे संजय रतन जी हैं ज्वाला जी से, उन्होंने एक क्वेश्चन लगाया था कि हमारी अब मनरेगा में ऑनलाइन हाजिरी का प्रावधान जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। उसके लिए क्या था कि हमारे को दिक्कतें आ रही है, और मुझसे जब मैं मंत्री बना तो मुझसे कई डेपुटेशन भी मिले, कई प्रधानगण भी मिले, सारे जिला परिषद भी मिले कि हमारे क्षेत्रों में ऑनलाइन हाजिरी करना मुश्किल है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए वर्क बेस्ड मनरेगा के थ्रू वर्क बेस वार्ड वाइज जो है करीब जो है उसके लिए बजट में जो है सैंक्शन दी है हमारे को। इससे करीबन 6000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी मनरेगा की दिहाड़ी के अलावा। एक स्पेसिफाइड वर्क बेस वार्ड वाइज हम लोग हायर करने जा रहे हैं। दूसरा, आपको हैरानी होगी जान के, क्योंकि ऑनलाइन हाजिरी जो है मनरेगा में 2 बारी लगती है दिन में, 1 बारी नहीं लगती। चंबा क्षेत्र जो कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र जो है हम लोग मान सकते हैं, हमारे को गिना जाता है 91% ऑफ वर्क्स, 91.10% ऑफ वर्क्स ऑनलाइन हाजिरी के द्वारा उसमें वहाँ पे रजिस्टर करे गए हैं। कुछ क्षेत्र ज़रूर हैं और वो डेवलप्ड क्षेत्र हैं, शहरों के साथ में क्षेत्र हैं जहाँ ऑनलाइन हाजिरी जो है वो कम हुई है हमारी। ऐसा नहीं कि काम नहीं हुई है। और नेटवर्क जो है, क्योंकि जो दिल्ली में बैठे हैं और या हम भी यहाँ बैठे हैं, अभी हम मोबाइल में बिल्कुल देख सकते हैं कि कौन से गांव में हमारे नेटवर्क जो है मोबाइल का नेटवर्क नहीं है। तो फ़ोन जरूर हो सकता है कि वहाँ पे आज पहुँचा हो 21वीं सदी में 2023 में जो है, मैं समझता हूँ कि ये ज़रूर हो सकता है कि फ़ोन उनके वहाँ पहुँचा हो आज, पर आज मोबाइल नेटवर्क, आज सुखराम जी को मैं इस आपके मन से याद करना चाहूँगा, जब वो केंद्रीय मंत्री थे, टेलीकॉम मंत्रालय उनके पास था, सबसे सुदृढ़ तो देश में टेलीकॉम का क्षेत्र जो है वो हिमाचल प्रदेश को उन्होंने बनाया। और आज की जो हमारी टेलीफोन एक्सचेंज भी है, उस टाइम के मुकाबले सबसे पहले आपको पता है जब ये मोबाइल के नेटवर्क्स के लाइसेंस बांटे गए, हिमाचल प्रदेश वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स जिनको वो दिया गया। चंडीगढ़ में भी बाद में जो है मोबाइल का नेटवर्क जो है वो मोबाइल नेटवर्क शुरू हुआ है, पहले हिमाचल प्रदेश में और दिल्ली में हुआ है। तो इस क्षेत्र से मैं समझता हूँ इस क्षेत्र में हम लोग पिछड़े नहीं हैं। बिल्कुल, कई आंकड़े हैं हिमाचल के बारे में जो हैरान कर देते हैं। जैसे कि हम बात करें, अगर बात राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय की करें तो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो तकरीबन 51,000 के करीब है। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जो हिमाचल प्रदेश की तकरीबन प्रति व्यक्ति आय है वो 2 लाख के करीब है। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी हम इसे देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश खुशहाल है, और यही वजह है कि हैप्पी इंडेक्स में भी हिमाचल प्रदेश इस समय सबसे टॉप पर है। अब सर, इस हैप्पी हिमाचल के लिए बीजेपी की ओर से जनमंच का कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया था, और जनमंच के कार्यक्रम को लेकर ये बीजेपी की ओर से विपक्षी पार्टी लगातार ये कहती थी कि वो इसलिए शुरू किया गया ताकि जो गांव के लोग हैं उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए शहरों में ना आना पड़े। लेकिन आपने ये कह दिया कि 2 करोड़ का लंच बीजेपी वाले खा गए, जनमंच लंच मंच हो गया। बेशक ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, आंकड़ों को तो कोई झुटला नहीं सकता। जनमंच में करीबन 5 करोड़ 70 लाख रुपए के करीब जो है खर्चे गए। अब जनमंच है क्या? आपको, हम जनमंच की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे को इतिहास तो आप पहले देख लीजिए। पहले से राजा वीरभद्र सिंह जी के समय से उन्होंने डिजाइन किया था एक प्रोग्राम, ग्रीवेंस कमेटी। ग्रीवेंस कमेटी का भाजपा का काम केवल नाम बदलना है, और एक स्कीम को जो है उसी अपनी स्कीम तो कोई होती नहीं इनकी, पर कॉपी पेस्ट करना इनकी आदत है। तो उस ग्रीवेंस कमेटी को बंद करके 2 कमेटी होती थी हमारी, एक ग्रीवेंस कमेटी, एक 20 पॉइंट प्रोग्राम ना। तो ग्रीवेंस कमेटी को बंद करके इन्होंने अपना नाम दे दिया जनमंच। अब आपने नाम दे दिया लंच मंच। जी, वो मैं बता रहा हूँ क्यों दिया, अभी लंच मंच के ऊपर आएंगे। अभी ऑन स्क्रीन हूं मैं, इसलिए मैं आपको बोल नहीं सकता कि पब्लिक क्या उनको बोलती है। तो बहरहाल जनमंच क्या था? अधिकारियों को बुलाएंगे, अच्छी बात है, अधिकारी
जनता की बात सुनने और उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए होती है। अधिकारियों को बुलाएंगे, साथ में अपने कार्यकर्ताओं को बुला लेंगे। सबसे जो है पहले पूछेंगे भी तुम्हारी क्या समस्या है। आप मेरे को आंकड़ा दे दीजिए कि कितने उनके काम जो हैं, एप्लीकेशंस, मेरे पास पूरा डाटा है कि एप्लीकेशंस हमारे पास 25,000 के करीब एप्लीकेशन आई है। 21 करीबन जो है 23,900 कुछ या 23,100 कुछ हमने निपटारा कर दिया। अब निपटारा वो कैसे किया है, कोई काम थोड़ी ना हो गया उनका, 1900 पेंडिंग है, ऐसी मेरे पास डाटा। 4,000 के करीब निपटारा हुआ है सिर्फ। निपटारा हुआ है। निपटारा क्या किया, एप्लीकेशन क्लोज करना जो है निपटारा नहीं होता है। काम को जो है जमीनी स्तर पे उतारना जो है निपटारा होता है। इतने हादसे हुए हैं आपके सामने और आपके चैनल ने उसको दिखाया है। ना केवल आपके चैनल ने, पूरे हिमाचल के मीडिया ने दिखाया है किस तरह से, चाहे वो मंत्री हों वहाँ बैठे मंच के ऊपर, चाहे वो एमएलए बैठे हों, चाहे कार्यकर्ता बैठे हों, किस तरह से अधिकारियों को प्रताड़ित करते थे, डांट डपट। अब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप कोई आईएएस या एचएस है या एसडीएम है, आप उसको मंच के ऊपर से आप उसको डांट रहे हैं। किसी महिला ने सवाल कर दिया पानी के बारे में तो उसको आप बोल रहे हैं कि आप चुप रहिए, आप यहाँ नहीं बोल सकते। अगर सवाल उठाया है, कोई सवाल उठाया है तो उसको कांग्रेस का कार्यकर्ता बता देते हैं। तो ये जनमंच नहीं था, ये अधिकारियों की मानसिक जिसको प्रताड़ित करने के लिए जो है ये मंच बनाया गया था। और केवल मात्र हम लोग रिप्रेजेंटेटिव थे, अपने क्षेत्र के सभी रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको क्यों नहीं चिट्ठियां इशू होती थी कि आज जनमंच है जी तो आप वहाँ आइए, आप मेरे को चिट्ठी दिखा दीजिए। अगर भाजपा ने जो है भाजपा ने अगर कोई किसी को बुलाया हो, किसी पक्ष के एमएलए को बुलाया हो, विपक्ष के अपने एमएलए को, कांग्रेस के किसी एमएलए को या अधिकारी को या रिप्रेजेंटेटिव किसी भी स्तर का उन्होंने अगर किसी को बुलाया हो, केवल अपनी पार्टी के लोग इकट्ठे करने हैं, केवल मात्र अपने पार्टी के लोग इकट्ठे करने हैं। अपनी सरकार का जो भी काम जो कि दिखता कहीं नहीं है उसकी व्याख्या करनी है और अधिकारियों को प्रताड़ित करना है कि तुमने ये काम नहीं किया, आप ये करिए आप। तो इसलिए जो है हम लोगों ने माना कि ये जो इन्होंने जनमंच था ये उचित नहीं था। इसलिए इसको बंद किया गया। इसीलिए इस चीज को जो है जनमंच को हमने बंद किया और ओपनली बोला है, कोई चोरी छुपे नहीं किया है। क्वेश्चन लगा था, हमने बोला हम इसको बंद कर रहे हैं, इस स्कीम को ही हम जो है समाप्त कर रहे हैं। और क्योंकि आपस में माननीय मुख्यमंत्री से भी डिस्कस हुई इस बारे में, तो ये नहीं कि मैंने उठ के ऐसे ही बोल दिया है। चलिए सर, ये तो बंद हो गया, लेकिन बीजेपी की यहाँ पर ये बात, विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि गांव के लोगों की जो समस्या है उन्हें निपटाने के लिए शहर ना जाना पड़े। तो ऐसे अब कांग्रेस के क्या आने वाले समय में 5 सालों में हमें कोई कार्य योजना देखने को मिलेगी जिससे गांव की लोगों की समस्याओं का निपटारा गांव में ही हो जाए? मेरे को आप एक जनमंच बता दीजिए जो गांव में हुआ हो, एक गिना के दीजिए मेरे को जो गांव के अंदर हुआ हो। अगर कसुमटी विधानसभा क्षेत्र में हुआ तो भट्टा कुफर में करा या मशोबरा की तलाई में करा उन्होंने। अगर वो सोलन में किया है तो बसाल में कर लिया। बसाल कहाँ है? शहर के अंदर ही है। आप मेरे को पूरे हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा में किया, शाहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में किया तो शाहपुर बाजार में करा है। धर्मशाला में अगर हम बात करें, वो कहाँ किया है? धर्मशाला में बाजार के साथ किया है। आप मेरे को एक तो बताइए जो ग्रामीण क्षेत्र में किया करना था। अगर वो उनको करते, हेडक्वार्टर, एसडीएम हेडक्वार्टर इज नॉट विलेज। हम आप उसको नहीं बोल सकते हैं कि ये तो जी विलेज है जी आपका। आप मेरे को एक उदाहरण दे दीजिए कि उन्होंने जो है गांव में किया हो। सर, क्योंकि कुसुम्पटी की बात आपने की और शिमला के बेहद करीबी भी हैं आप, तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि शिमला को लेकर एक जनता का भी ये सवाल है कि शिमला में जो ह्यूमन लिविंग कैपेसिटी है वो 25,000 के करीब है, लेकिन अभी आप जानते हैं कि कम से कम 2 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर है। लगातार शिमला में होते ये सिंकिंग जोन और जिस तरीके से भूकंप का ये खतरा, 250 के करीब इमारतों को नोटिस, क्या ये एक भयावह स्थिति के रूप में भी उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है? देखिए, आपकी जानकारी के अनुसार जो है शिमला वॉज डिजाइंड फॉर 35,000 पीपल, ब्रिटिशर्स ने किया था। आज जो है जो कैरिंग कैपेसिटी की आप बात करते हैं, दुनिया जो है वो बहुत आगे निकल गई। हमारे को पीछे के जो है मैं समझता हूँ मानसिकता से निकलना पड़ेगा।
स्मार्ट सिटी काय को है? स्मार्ट सिटी में जो पैसे आ रहे हैं वो किस चीज के लिए हैं? देखिए, हाँ, दुनिया में हम एक चीज मानव नहीं कर सकते कि जमीन को हम विस्तार नहीं कर सकते। जमीन उतनी रहने वाली है, पॉपुलेशन बढ़ने वाली है। आज जो है न केवल शिमला की आप बात करें, मैं कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की भी साथ में बात करता हूं, जी क्योंकि बिल्कुल। 34 में से 12 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं। टोटल 34 वार्ड्स हैं अभी। और आपको बताना चाहूंगा, हमारे 65,000 वोटर हैं कुसुम्पटी में, पर पॉपुलेशन 1.5 लाख से ऊपर होगी। शिमला सिटी जो है, जिसमें 18 कॉर्पोरेशन वार्ड हैं, तो इसमें जो है करीबन 1.5 लाख आदमी केवल शिमला सिटी में होगा आज। शिमला ग्रामीण का अगर हम शहर का केवल एरिया ले लें, क्योंकि हमारे को एडजॉइनिंग भी जोड़ना पड़ेगा साथ में, पेरिफेरी ऑफ शिमला वो भी जोड़ना पड़ेगा। उसकी भी मेरे ख्याल से अगर पॉपुलेशन अगर हम देखें तो उसकी करीबन करीबन 1,20,000 से 30,000 पॉपुलेशन होगी, क्योंकि लोग सुबह आते हैं और शाम को वापस जाते हैं। पूरे प्रदेश के लोग, बीइंग अ कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, अपने बच्चे पढ़ाने यहाँ पे आ रहे हैं। और करीबन हर साल, मेरा अनुमान है, अनुमान इसलिए है, कोई इसकी स्टडी तो नहीं हम बोल सकते हैं, एक अनुमान है, करीबन हर साल जो है 1500 परिवार केवल बच्चे पढ़ाने के लिए यहाँ पे शिमला में सेटल होते हैं, या नई शादियाँ होती हैं। हम तो अपना आकलन कितनी शादियाँ हम अटेंड करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, और मल्टीप्लाई, क्योंकि सबके जो है प्राइवेट स्कूल में है, हम तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस अनुमान से मैं बोल रहा हूँ आपको, करीबन 1500 परिवार जो हैं हर साल जो है यहाँ अपने बच्चे पढ़ाने के लिए आते हैं। कैरिंग कैपेसिटी क्या है कि अमरूद के पैसे आए, जमीन उतनी रहेगी, वी हैव टू गो वर्टिकल। आप अगर आप दुबई जाएं, आप हांगकांग जाएं, आप सिंगापुर जाएं, दुबई में तो समुद्र के अंदर जो है बहुमंजिल बना दी हैं। और जापान, जो आपने अर्थक्वेक की बात करी अभी, सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक तो जापान और टोक्यो में आता है। वहाँ तो जो है 50 मंजिल से नीचे बिल्डिंग पास नहीं होती है। आप दुबई जाइए, 20 मंजिल से नीचे सैंक्शन नहीं मिलती है बनाने की। ग्रीन एरिया ज़रूर, मैं इस बात को मानता हूँ, ग्रीन एरिया को हमारे को सुरक्षित रखना है। वो कैसे? अगर आपके पास सपोज 2 बीघा जमीन है, मेरा अपना मत है ये, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने बोला है, और विधानसभा में भी एक बार हमने इस बारे में बहस करी थी। अगर हमारे पास 1 बीघा जगह है, ठीक है, आप 50% में कंस्ट्रक्शन की आप वर्टिकल दीजिए, उसमें क्या है। और लेकिन 50% जो है उसको रेवेन्यू पेपर्स में जैसे 1 लिखा जाता है, वो कभी हट नहीं पाता। वो किस्म दी जाए लाल पेन से, ताकि जीवन में वो कभी जो है उसमें कोई एक धारा भी ना बना पाए। लॉज हैव टू बी स्ट्रिक्ट। अगर हम इस पर रिस्ट्रिक्ट रहें कि 2 मंजिल, 2.5 मंजिल, 3 मंजिल, तो हम लोग डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। हम लोग तरक्की जो है आगे हम लोग जा ही नहीं पाएंगे। ये सोच जो है हमारे को बदलनी है। कैरिंग कैपेसिटी जो है, हमने STPs बनाए हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए हैं, करीबन 5 तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, और एक जो है एनाडिल में है, तो एक टूटू में जो है बन रहा है। करीबन 8-9 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। वो काहे के लिए बनाए हैं? वो तो पूरा ही नहीं हो रहे, अंडर कैपेसिटी चल रहे हैं वो। उसको जब भरेंगे तो कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तभी वो भी ठीक से चल पाएंगे। हम पानी की स्कीम्स हैं, आज हमारी शिमला ग्रामीण से होते हुए एक स्कीम आ रही है, एक ठेक की कुरपन खड़ की हमारे पास स्कीम आ रही है, और करीबन 10 से 12 MLD पानी जो है वो शिमला क्षेत्र में, शिमला सिटी में मैं बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा हो जाएगा। 1 साल 1.5 साल की बात है। माननीय वीरभद्र सिंह जी का एक प्रोजेक्ट था वो वर्ल्ड बैंक का, जो उस पर काम चला हुआ है जोरों शोरों से। और कुरपन खड़ वाला हमारी नेता जो अब राजनीति में नहीं है, मैडम विद्या स्टोक्स जी, वो लेके आए थे। तो कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पानी ला रहे हैं, तो हम कैसे रिस्ट्रिक्ट करें लोगों को कि नहीं जी आप तो वहीं रहिए, हमारे शहर में ना आइए या हमारे आसपास के क्षेत्रों में ना जाइए। तो दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस हिसाब से संसाधन भी हमारे को जो है बढ़ाने पड़ेंगे, और सुविधाएं भी हमारे को जो है बढ़ानी पड़ेंगी। इसलिए रोपवे की तरफ कदम उठाया जा रहा है शिमला में। जी, ये भी कैरिंग कैपेसिटी जो है उसको इजी करने के लिए जो है रोपवेज है, एस्केलेटर्स हैं, लिफ्ट्स हैं, बस स्टैंड्स है, हेलीपोर्ट्स बन रहे हैं। 3 माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट बोल सकते हैं हेलीपोर्ट्स, 12 जिलों में 12 हेलीपोर्ट। उसके लिए 6 की तो मेरे ख्याल से, मेरे को जो सरसरी है 6 की तो 6 हेलीपोर्ट्स की तो लैंड भी जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए ऑलरेडी हो चुकी है। 100 दिन के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं आपको।
सर, इन 100 दिनों में आपने बीजेपी को एक अलग टीस भी दे दी है, जब उनके कार्यालय जो उन्होंने उद्घाटन किए थे कार्यालयों का, उनको डी नोटिफाई कर दिया। बिल्कुल किया है, डी नोटिफाई किया है, और हमारे को फक्र है इस बात का कि हमने डी नोटिफाई किया है। बताता हूं आपको कैसे। जयराम जी 5 साल रहे, ऐसा क्या उनको सूझा है या जादू की छड़ी घूमी कि आखिरी 6 महीने में 900 संस्थान खोलने हैं? 4 साल में भी खोल सकते थे। हम लोग हेलीपोर्ट बना रहे हैं 12, माननीय मुख्यमंत्री जी बना रहे हैं, तो वो 100 दिन के अंदर उन्होंने बोला। अगर स्कूल्स की उन्होंने मॉडल स्कूल्स की बात करी, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 68 बनाने की बात करी, 50 बीघे एक में, उसमें भी 3 में स्कूल्स में भी मैं बताऊंगा 100 दिन के अंदर 3 स्कूल्स की जमीन भी ऑलरेडी एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम फॉरेस्ट की क्लियरेंस होके हो चुकी है, ऑलरेडी बोल रहा हूँ। और 3 और 6 जो हैं ऑलरेडी फॉरेस्ट केस नोडल ऑफिसर के पास कागज हैं, आप चेक कर सकते हैं इस बात को। 100 दिन के अंदर करा ना। अगर हम 4 साल बाद जो है, 4.5 साल बाद लोगों को बोलेंगे कि हम आपका संस्थान ये भी खोल रहे हैं, ये भी खोल रहे हैं, कुछ तो कागजों में था, फिजिकली तो खुला भी नहीं, और बिना बजटरी प्रोविजंस के खोला। 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा जो है भाजपा ने लिया, और ये संस्थानों पे मैं बताना चाहूँ 5,000 करोड़ रुपए का खर्चा था, बिना फाइनेंस की मंजूरी के उन लोगों ने खोला, केवल वोट लेने की दृष्टि से खोला है वो। और उसमें कई जगह तो खुले भी नहीं थे, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये फैसले अगर लेने थे तो जल्दी लेते हो, 4.5 साल बाद लेंगे। और वित्तीय स्थिति क्या उनको पता नहीं है? आज एम्प्लॉयज को मैं बोलना चाहूंगा, एम्प्लॉयज के भाजपा सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए खड़े करके रखे हैं, जो कि उनको देने हैं, उनके हार्ड अर्न मनी है वो। क्या वो संस्थानों की जगह उनको नहीं दे सकते थे? उनका एरियर नहीं दे सकते थे? उनका डीए अनाउंस किया 50-50 हजार रुपये जो है, पहले बोला हम पूरा देंगे, एक किस्त देंगे, फिर बाद में 50-50 हजार रुपये, जिसको बोलते हैं एक लॉलीपॉप बोल सकते हैं, क्योंकि चुनाव आ रहे थे, उनको दिखा के चले गए। सिर्फ एक मंशा से खोलेगा ये कि हम लोग जो है दोबारा सत्ता में आएंगे, लोग ये चीजें देख के हमारे को वोट डालेंगे। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा, हम सब तहसीलें बना दी, सब तहसीलें बनी है जहां पे जरूरत ही नहीं थी, हम लोगों ने बंद करी है, हमारा कोई विरोध नहीं आया इस बात का, एक आदमी नहीं बोला। 208 स्कूल ऐसे थे जो 0 इनरोलमेंट वाले स्कूल थे, क्या वो बंद नहीं कर सकते थे? टीचरों के लिए खोल के रखे हैं स्कूल। एक स्कूल के ऊपर मैं बताना चाहूंगा 2 टीचर लगते हैं, 2 HT लगते हैं, खिचड़ी बनाने वाले लगते हैं, चौकीदार लगते हैं, एक चौकीदार लगेगा, और एक वाटर कैरियर लगेगा, है ना जी। कितना खर्चा आया? करीबन 2 से 4 लाख रुपए का एक स्कूल का खर्चा है। 0 इनरोलमेंट वाले स्कूल हमने बंद करे सबसे पहले। अभी क्या है कि अभी हम लोग 10 से नीचे जो बच्चे प्राइमरी स्कूल, तो 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए एक स्कूल को चलाने का आ रहा है, 10 से नीचे हम बोल रहे हैं बंद कर दो। क्यों बंद करो? अगर उनको बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देनी है तो उनको इकट्ठे माहौल में पढ़ना पड़ेगा। जब पहले कुछ स्कूल, प्राइमरी स्कूल्स ऐसे थे जिसमें 135 बच्चे होते थे, 135 150 बच्चे प्राइमरी स्कूल्स में होते थे। आज जाइए आप, क्योंकि उन्हीं टीचरों के बच्चे या गाँव के बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का सपना है कि स्कूल्स होने चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। उसमें टीचर अगर रखे जाए तो उसमें वेल क्वालिफाइड रखे जाए और इकट्ठे, और उनको सुविधा हो। आज जो हम लोगों ने स्कूल्स, जो आज की डेट में स्थिति हो रही है, हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है ऊपर नहीं जा रही है, वो डिग्रेड हो रही है। उसको बचाने के लिए स्पोर्ट्स में हम लोग, हिमाचल बहुत अच्छा होता था, आज अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ग्राउंड्स ही नहीं है। तो इस सोच को हम लोग मॉडल स्कूल्स लेके आ रहे हैं, इसीलिए उसमें खेल कूद की अलग सुविधाएं होनी चाहिए, बड़े ग्राउंड होने चाहिए। हम लोग इकट्ठे बच्चों को इकट्ठा करके क्लस्टर में उसका मॉडल ही चेंज करना चाहते हैं, एक्चुअली बात ये है। तो इस ओर हम लोग जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि 4 साल बहुत, अभी 5 साल बहुत लंबा पीरियड है, अभी तो 100 दिन ही हुए हैं जी बिल्कुल। देखिए, एक बार फिर से मैं गांव की ओर लौटना चाहूंगी। गांव में स्वरोजगार को लेकर कांग्रेस इस समय किस सोच के साथ आगे बढ़ रही है? क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है, गांव के लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं और शहरों से आगे दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। तो स्वरोजगार को लेकर क्या एक बड़ी गंभीर चिंता या बड़ी गंभीर चर्चा की जरूरत यहाँ पर नजर आती है? जो है कांग्रेस ने गारंटी दी है नौकरियों की, और पहले बजट में भी 30,000 नौकरियां जो है अभी उसकी अनाउंसमेंट हुई है।
30,000 सरकारी नौकरियों की अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। हमारे डिपार्टमेंट में जो है करीबन 400-500 नौकरी तो हमारे डिपार्टमेंट में ही है। 231 तो पंचायत सेक्रेटरीज की भी है, और 140-41 जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट उसकी है। आउटसोर्सिंग की अलग हम लोग जो है निकालने वाले हैं आउटसोर्सिंग की, क्योंकि हर विभाग में जो है वो पोस्ट खाली है अभी। उसको रिव्यू करके जो है हम लोगों ने गारंटी इलेक्शन से पहले लेके आए थे। स्वरोजगार जो आप बोल रहे हैं, हम लोगों के अंडर रूरल डेवलपमेंट के अंडर जो है वो लाइवलीहुड मिशन है। उसमें हम लोग ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, और उसके लिए हमने निर्देश भी दिए हैं और ऑफिसर्स के साथ मीटिंग भी करी है। उनके लिए हम लोग जो है, क्योंकि जो आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप आपने देखे हैं आज के डेट में बहुत अच्छा सामान बनाते हैं, पर उनके पास केवल मात्र कमी किस चीज़ की? एक पैकेजिंग की कमी है, एक मार्केटिंग की कमी है, और एक लेबलिंग की कमी है, जो कि वो गांव के स्तर पे या छोटे शहरों के स्तर पे हम लोग नहीं कर पाते। आज ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो लोग इसकी एजेंसीज हैं, एक्सपर्टीज़ हैं, वो हम लोग जो है मैं समझता हूँ कि यहाँ पे रह के नहीं कर पाएंगे। और हमने बिल्कुल निर्देश दिए हैं कि हम लोग इसके ऊपर हम लोग वर्किंग करेंगे। उनकी सामान वो बनाएंगे, उनको मार्केट हम देंगे। जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, कई कई आजकल पोर्टल्स हैं, हम लोग अपना पोर्टल बनाने जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सरस मेले हैं। जी, सरस मेला तो हम लोग कराते ही हैं, लेकिन सरस मेले की बात करूँगा ना मैं आपको, सरस मेले में अगर आपने उनकी पैकेजिंग देखी होगी तो वो मैं समझता हूँ कि कईयों की तो अच्छी होगी, लेकिन कईयों की वो ठीक नहीं लगेगी। तो जो दिखता है वही बिकता है। अपडेट करने की जरूरत है। वही तो हम लोग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, लेबलिंग एंड पैकेजिंग की स्ट्रैटेजीज जो हैं उनको दे रहे हैं। साथ में जो सरस मेले तो ग्रामीण विभाग जो रूरल डेवलपमेंट लगाता ही है, हर साल दो तो लगाता ही है। हम इसको बढ़ा रहे हैं। अभी पंचायत घर आपने देखा है बस स्टैंड में, इसमें हमने कैनोपीज लगानी शुरू कर दी है। उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। आप यहाँ के आप अपना सामान बेचिए। हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से हमने जो आजीविका भवन बना है लिफ्ट के साथ, वहाँ पे हम लोगों ने 5 दुकानें अलॉट कराई है। हमने म्यूनिसिपल कमिश्नर को डिपार्टमेंट से लिखा है कि आप हमारे को रिच पे जो है या उसके बीच में कहीं जगह प्रोवाइड कराइए 2-3-4 स्टॉल की, जिसको हम अपने आप बनाएंगे। हम लोग हम जगह भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे आप दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली हाट जो है एक परमानेंट प्लेस हो गई है दिल्ली हाट। वो 12 महीने चलती है, और उसी में लोग जो है पूरे देश के आके अपना सामान उसमें बेचते हैं। हम लोग शिमला हाट के नाम से या ग्रामीण हाट के नाम से परमानेंट एक जगह चाहते हैं, जहाँ 12 के 12 महीने जो है लोग अपना सामान, जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, वो आके जागरूक हों, अपने पैसे कमाएं, और वहाँ पे अपना सामान की प्रदर्शनी लगाएं और अपनी आजीविका जो है उसको कमाएं और बढ़ाएं। बिल्कुल, क्योंकि एक बहुत एक अच्छी पहल, इसे कहना गलत नहीं होगा, खुद हिमाचली होने के नाते जो शिमला हाट जैसे कार्यक्रम है या फिर शिमला हाट जैसी जगहें हैं, वहाँ पर हिमाचल की संस्कृति, हिमाचल की परंपराओं को लेकर भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। सर, एक ऐसे ही समूह की और आपका ध्यान में ले जाना चाहूंगी जो कि सिरमौर के हरिपुर धार के एक छोटे से गाँव में, जहाँ पर 300 के करीब महिलाओं ने स्वरोजगार के तहत बुरांश का जूस बनाना शुरू किया, और उसके बाद वो देश के अलग अलग हिस्सों में उसे सप्लाई किया। आज 1000 महिलाएं उनके साथ जुड़ चुकी हैं और सालाना वो 6 करोड़ का बिजनेस कर रही है। ये क्या बदलते हिमाचल की, आत्मनिर्भर हिमाचल की तस्वीर हमें दिखती है? देखिए, जो न केवल सिरमौर की आप बात करिए कि सिरमौर में वहाँ ब्रास के बोले ना आपने, बुरांश का वो बना रहे हैं आजकल। सरस मेले में आप गए होंगे, उसमें पाइन नीडल्स का सामान बन रहा है। कई ऐसी ग्राम पंचायत है। आप हमीरपुर जाइए, मैं भी हमीरपुर गया था, वहाँ पे उन्होंने आंवले की बर्फ़ी मेरे को जो है वो खिलाई। वो बहुत महंगी बिक रही है, कुछ मेरे से 400-500 रुपये केजी वो लोग बेचते हैं। तो हर एरिया का अपना अपना एक्सपर्टीज़ है। हमें इसको एक टेबल के ऊपर हम लोग जो है एक जगह हम लोग इकट्ठा करना चाहते हैं पूरे हिमाचल की संस्कृति को। आप मंडी जाइए, अभी सरस मेला चंडीगढ़ में लगा था, मैंने वहाँ गया, बहुत अच्छी वहाँ पे एक बेटी थी, उसने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई थी। पेंटिंग्स, हैंड पेंटिंग्स बोल रहा हूँ। हम उस चीज़ की वो करना चाहते। चंबा का आपका रुमाल है, चंबा रुमाल है,
वो हम लोग जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जाना चाह रहे हैं। चाहे किन्नौर की हमारी बहनें हैं, वो खड्डी पे अभी तक जो है पश्मीना का शॉल बनाते हैं, हम उसको खड्डी दिखाना चाहते हैं लोगों को। एक बात है कि शॉल ये बनी है, लेकिन कैसे बनती है उसको हम शोकेस करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग जो है ये हाट की हम बात करें कि वहाँ रह के भी एक मॉडल जो है पेश किया जाए। तो ये पूरे प्रदेश की जितने भी सामान, चाहे वो शॉल है, टोपी है, चंबा का रुमाल है, अचार अच्छे बनाते हैं, कई जगह बर्फी बन रही है, चंबा का चुग बनता है, और बुराश का जो है जूस या स्क्वाश बनता है। जैम्स हम लोगों के यहाँ बहुत अच्छे बनते हैं अपर हिमाचल में। आप कोटगढ़ जाइए, वहाँ पे अब तो वाइन्स बनाना शुरू कर दी है, बहुत अच्छी। तो और अभी माननीय मुख्यमंत्री ने अभी एक्साइज पॉलिसी में नया लाया, अभी नए लेके आए कि वाइन्स तो लोग बनाते ही हैं, उसका लाइसेंस मिल जाता है। अल्कोहल बनाने के लिए अभी आपने एक ब्रांड देखा होगा, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, वो बैंगलोर का अमृत के नाम से आता है। वो उसने वर्ल्ड में, बोल रहा हूँ मैं आपको, प्राइज जीता है स्कॉच में। तो वो क्या है, वो गांव की है, उसमें इकोनॉमी क्या है, बूस्ट होएगी। तो अभी हम लोगों ने लाइसेंस उसका दिया है, जिसने अपनी छोटी डिस्टिलरी लगानी है वो गांव में वो लगा सकता है। 10 लाख रुपए उसकी फीस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। उसकी पॉलिसी हम लोग इंट्रोड्यूस करी हम लोगों ने। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये स्वरोजगार के लिए है। ये लोग अपना टैलेंट जो है वो शोकेस करे दुनिया के सामने। ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार को लेकर जागरूकता करने की भी यहाँ पर जरूरत नजर आ रही है, क्योंकि एक आंकड़ा ये बताता है कि अगर बात भारत की जनसंख्या के अनुसार हम करें तो लगभग 20% के करीब जो है वो सरकारी जॉब्स उपलब्ध हैं। और ऐसे में अगर किसी राज्य की तरफ आते तो ये आंकड़ा शायद और भी ज्यादा कम हो जाएगा जनसंख्या के हिसाब से। लेकिन ऐसे में स्वरोजगार को जागरूकता की ओर लेकर जाना, जहां पर युवाओं की मेंटालिटी एक ये बनी रहती है कि उन्हें सरकारी नौकरी करनी है, तो उसको लेकर आपकी ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, हम चाहेंगे, ऐसे तो पॉलिसीज बनी है गवर्नमेंट की कि 70% रोजगार को इंडस्ट्री आए तो 70% रोजगार जो है वो हिमाचली को देना होगा। परंतु हमारे पास स्किल्ड लोग जो जिसको बोल सकते हैं वो नहीं है। और हिमाचल एक ऐसी जगह है जहाँ भूखे पेट कोई नहीं सोता है, कोई लैंडलेस नहीं है, सबके ऊपर छत है। तो और 2 टाइम की रोटी भी खाते हैं। कोई 1 टाइम की रोटी, मैं हिमाचली की बात करूंगा, कोई ऐसा हिमाचल का गरीब हो सकते हैं, तो ठीक है, लेकिन कंटेंटेड है लोग। यहाँ लोग पैसे के पीछे दौड़ नहीं रहे हैं, संतुष्टि है, परिवार के साथ संतुष्टि है। तो इसलिए हैप्पी इंडेक्स में हिमाचल सबसे हैप्पी इंडेक्स में मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा आज पूरे हिंदुस्तान में पहले नंबर पे। तो और माँ बाप भी जो है, मैंने कई जगह देखा है कि वो लोग बच्चों को भी बाहर नहीं भेजना चाहते, और जो बच्चे बाहर गए हैं थोड़े साल के लिए जाएंगे, अल्टीमेटली जो है वो यहाँ पे हिमाचल में वापस ही आते हैं। वो बोलते हैं कि बहुत हो गया। यहाँ बिशप कॉटन स्कूल के बच्चे जो हैं दिल्ली, पूरे वर्ल्ड ओवर बोल रहा हूँ आपका मैं, सेंट एडवर्ड्स के बच्चे हम लोगों के साथ के भी हैं, पूरी दुनिया घूम के लास्ट में बोलते हैं कि हम लोग हिमाचल वापस जाएंगे। ये कंटेंटेड लाइफ है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि कोई इसलिए खर्चा भी नहीं है ना। आप दिल्ली कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ खर्चा 15,000 रुपये महीने का अगर घर का एक हाउस होल्ड का राशन का खर्चा है और ट्रैवलिंग का साथ में, तो वही आप दिल्ली चले जाएंगे अगर, तो वही 50-60 हज़ार रुपये हो जाएगा। फीस जो है अगर प्राइवेट स्कूल में अच्छे से अच्छा भी पढ़ाएंगे तो अब मैं समझता हूँ 30,000 से 35,000 रुपये की पूरे साल की फीस यहाँ पे होती है। चंडीगढ़, दिल्ली में तो अच्छे स्कूल्स में 40,000 रुपये तो पर मंथ लगता है। तो ये फर्क है, कंटेंटेड है हम लोग, साधारण लोग हैं हिमाचल के, शरीफ लोग हैं। सामाजिक सुरक्षा में हिमाचल नंबर 1 है, हैप्पी इंडेक्स में नंबर 1 है। और यहाँ पर अगर बात शो ऑफ की जाए तो उसमें भी हिमाचल नंबर 1 है कि यहाँ पर कोई शो ऑफ नहीं होता है, और ये एक अच्छी बात है हिमाचल प्रदेश के लिए। ग्रामीण क्षेत्र को लेकर हमने आपसे बात की, बहुत अच्छा लगा सर। ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से विकास को लेकर आपने जो एक अपना पहलू बताया, उसमें हमें एक युवा सोच जरूर झलकती दिखाई दे रही है, और जरूरी है। अगर गाँव का विकास कराना है तो ये बेहद जरूरी चीज यहाँ पर बदलते समय के साथ फिलहाल नजर आ रही थी। सर शुक्रिया इस सार्थक चर्चा में हमारा साथ देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सकारात्मक चर्चा यहां पर भी हुई है। जोरदार तालियों से इस चर्चा को आगे जैसे हम बढ़ा रहे हैं उसको लेकर हमने जरूर इस पर बातचीत की है। सर मैं गुजारिश करूंगा मंच पर रहें और खबरों तक की ओर से सम्मानित करने के लिए मंच पर हमारे साथ
हमारे खास व्यक्ति, और इस वक्त हम सीधे सीधे यही कहना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा जो लिखी जा रही है उसकी चर्चा करना जरूरी होता है। ये खास पल है, इसके लिए जोरदार तालियां एक बार जो बातचीत अभी हुई है।